मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको सत्ता की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का, अर्थात कोई भी संगठन है उसमें एक सत्ता होती है और उस सत्ता के बिना संगठित है वो काम नहीं कर पाता, जीवित नहीं रह पाता। जैसे मानव शरीर में आत्मा के बिना मानव शरीर बेकार है, उसी प्रकार से संगठन में सत्ता नहीं है तो वो बेकार है, काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, सत्ता वह सूत्र है जो संगठन में विभिन्न समूह की क्रियाओं को परस्पर जोड़ती है। इसको दूसरे प्रकार से इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये सत्ता है वो किसी संगठन के विभिन्न समूह हैं, उनके बीच का सूत्र है जो आपस में उन सब की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है, जिससे उसमें सजीवता, वो जीवितता आती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक भूमिका के रूप में बताया। अब हम लेते हैं सत्ता का अर्थ। सत्ता को प्राय शक्ति से संबंधित किया गया है और उसे आदेश देने एवं उसके पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा दी गई है। तो सत्ता में क्या है, इसको किससे संबंधित किया गया है? शक्ति से, और इसे आदेश देने और उस आदेश के पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा दी गई है। जैसे एक जगह ये भी कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है। अब जैसे हम विद्वानों की बात करें तो उन्होंने किस प्रकार से इसको रेखांकित किया है, इसकी व्याख्या की है, या फिर कहना चाहिए एक इनको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ हेनरी फेयोल। उन्होंने कहा है सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति। तो सत्ता क्या है? आदेश देने का तो अधिकार है, आदेश हर कोई नहीं दे सकता, जिसके पास सत्ता होती है वही आदेश देता है। फिर और उसके पालन, आदेश तो दे दिया पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पालन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके पास शक्ति भी होती है। पैटरसन के अनुसार आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा को सत्ता कहा जाता है। और डेविस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। तो डेविस साहब ने क्या बताया है? सत्ता है वो कोई भी निर्णय ले सकती है और फिर आदेश दे सकती है। आदेश देने का अधिकार सत्ता का ही होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये दर्शाने की कोशिश करूँगा कि सत्ता और शक्ति दोनों एक हैं या दोनों में अंतर है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपके सामने इसके स्वरूप, दोनों के स्वरूप को थोड़ा सा सामने रख रहा हूँ, जिससे अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाए। दोनों बहुत कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन प्रशासन की भाषा में दोनों भिन्न हैं और एक दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते। सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप
कानूनी होना आवश्यक नहीं है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। तो दोनों एक नहीं है और दोनों एक दूसरे के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। हालांकि मिलते जुलते शब्द हैं बाहरी प्रकार से, बाह्य रूप से, पर दोनों में अंतर है। तो ये क्योंकि सत्ता का स्वरूप है वो कानूनी होता है, जबकि शक्ति का जरूरी नहीं है कि वो, पर यदि शक्ति को कानून का रूप मिल जाए, उसको कानून की मदद मिल जाए तो वो सत्ता बन जाती है। अब मैं आगे ले रहा हूँ सत्ता पालन के आधार, कि किन किन आधारों पर सत्ता का पालन किया जाता है। एक तो विश्वास है, पहला उसमें है विश्वास। एक व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रस्तावों को स्वीकार करता है जिसमें उसका गहरा विश्वास होता है। एक तो किसी की भी सत्ता है, उसको वो लोग ज़्यादा उसका पालन करते हैं, स्वीकार करते हैं जिनमें उस व्यक्ति या संस्था के प्रति बड़ा विश्वास है। तो यदि विश्वास है तो वो अक्षरतः उसका पालन करते हैं। दूसरा एकरूपता। मानव स्वभाव की ये विशेषता है कि वह उन लोगों के परामर्श और सुझावों को अधिक महत्व देता है जो उससे कुछ एकरूपता रखते हैं। मानव स्वभाव की ये विशेषता होती है कि वह उन लोगों के परामर्श और सुझावों को अधिक महत्व देता है जो उस जैसे या फिर उनमें और उसमें एकरूपता होती है। जैसे किसानों की बात करें तो जो किसानी करता है, जो खेती करता है, जो कृषक है, उसकी बातों का किसानों पर, उस जैसा कोई नेता हो, कोई और हो, तो उसका ज़्यादा असर, उसकी बात को वो किसान लोग ज़्यादा स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनमें और उसमें एकरूपता होती है, समानता होती है। जबकि उसकी जगह जो खेती के बारे में जानता ही नहीं है, किसानी कभी उसने की नहीं है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है, तो उनका कहा हुआ ऊपर से चला जाता है। पर जो किसान नेता कोई है तो उसकी बात को अन्य जो किसान हैं वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके हितों की कह दो एकरूपता, या उनके जो कार्य हैं उनमें एकरूपता कह दो, या जीवन की एकरूपता कह दो आप। तीसरा है इसमें दबाव। कभी कभी दबावों के कारण व्यक्ति को दूसरों की बात माननी पड़ती है। सर्वोच्च अधिकारी का अधीनस्थों से कार्य करवाने का साधन दबाव ही है। दबाव का जैसे उच्च अधिकारी है या जिसको सर्वोच्च अधिकारी कह दो, तो उसके आदेशों का पालन, दबाव एक डर होता है, भय होता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दबाव ही है, प्रेशर है एक प्रकार का। तो उस वजह से वो उनके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ता का के जो आदेश हैं उनकी पालना करते हैं। तो ये दबाव भी होता है इसमें एक। ये भी वैधानिकता। साइमन के अनुसार सत्ता को इसलिए माना जाता है क्योंकि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। एक विधि सम्मतता या वैधानिकता, ये विधि के परिप्रेक्ष्य में है कि हम उच्च अधिकारों के आदेशों का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके आदेशों का पालन करना वैधानिक है, वो विधि सम्मत है। उनको आदेश देने का अधिकार है, उनमें उच्च अधिकारी में वो सत्ता है। इसलिए हम
तार्किक रूप से भी देखा जाए और विधिक रूप से भी देखा जाए तो हम जानते हैं इन सब चीज़ों को कि भाई पालन किया जाना चाहिए। उच्च अधिकारी जो आदेश देता है उसका पालन किया जाना चाहिए, वरना वो संगठन है या सिस्टम कोई भी है वो चल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये सत्ता पालन के 4 आधार हैं जो मैंने यहाँ पर उनका एक एक करके उल्लेख किया है। और अब मैं लेता हूँ मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। और भी विद्वान हैं जिन्होंने सत्ता के प्रकार बताए हैं, पर मैं यहाँ विशेष रूप से मैक्स वेबर के विचारों को आधार मानकर सत्ता के 3 प्रकार आपके सामने प्रेषित या सम्मुख रखने जा रहा हूँ। तो वह है, एक है उसमें पारंपरिक सत्ता, जब आम जनता और अधीनस्थ आदतन किसी शासक अथवा वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं तो ये सत्ता का परंपरागत आधार होता है। ये जैसे कोई उच्चाधिकारी है या आम जनता है, वो शासक का या वरिष्ठ अधिकारी का जो आदेश का पालन करते हैं तो उसके मैं कहता हूँ कि ये जो आदतन है तो ये परंपरागत उसका आधार है। और इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक उसका कस्टम रीति रिवाज और दूसरा व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिगत अपने स्तर पर। जैसे पोप, इमाम, महंतों को परंपरागत सत्ता का प्रतीक माना जाता है। उनके आदेशों का पालन लोग करते हैं। और दूसरा स्वेच्छाचारिता, जो व्यक्ति आदेश पालन करता है उसे अनुयायी कहा जाता है। जो व्यक्तिगत उनकी स्वेच्छाचारिता है, किसी के प्रति भी उनकी लॉयल्टी हो सकती है, श्रद्धा हो सकती है, भक्ति हो सकती है, वे मालिक के आदेशों का पालन व्यक्तिगत वफादारी तथा उनकी सम्माननीय स्थिति होने के कारण करते हैं। तो ये इसमें पारंपरिक सत्ता के अंतर्गत ये प्रकार बताया गया है। दूसरा है करिश्माती या श्रद्धा पर आधारित सत्ता, जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधिकारी या आम जनता नेताओं के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत जादुई प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। आम जनता नेताओं के निर्देशों का इसलिए पालन करती है कि वह उनकी अभूतपूर्व योग्यताओं और देवीय गुणों में विश्वास करती है, न कि किसी पद या नियमों में। कई लोगों के आदेशों का, चाहे वो किसी पद पर नहीं है या फिर कोई वो नियमों में नहीं है, नियम ऐसा नहीं है, फिर भी उनके आदेशों को वो स्वीकार करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको देवता तुल्य वो मानते हैं, उनको उच्च आदर्श के रूप में मानते हैं। जैसे गांधी जी को लेकर हम कह सकते हैं कि उनके आदेशों का पालन किया जाता था। और मैं उनके फॉलोअर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो उनको पसंद करते थे। अंग्रेज पसंद नहीं करते थे, फिर वो भी उनकी बात को वेटेज देते थे कि जो गांधी जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, वो बात है, वो गलत नहीं है, विधि सम्मत है। तो कहने का अर्थ तो ये एक आदमी का होता है। ये तो करिश्माती श्रद्धा पर और भी, जैसे नेहरू जी का था, इंदिरा जी का था, विदेशों में और भी जैसे कई नेता थे, आप एनक्रुमा थे,
तो मार्शल टीटो थे और थे, तो इस प्रकार का देखा जा सकता है। तीसरा, वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा करना तार्किक, कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, तो इस स्थिति में सत्ता को वैधानिक माना जाता है। वैधानिक अथवा बौद्धिक कानूनी, बौद्धिक और कानूनी भी इसको कहा जा सकता है। जब भारत में लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल द्वारा किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तब उसकी सत्ता का यह वैधानिक आधार हो जाता है। तो ये वैधानिक सत्ता, जैसे लोकसभा में उदाहरण दिया है, कोई भी दल है जो बहुमत में है, जिसको बहुमत प्राप्त है, और उस दल में से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रधानमंत्री के लिए वो दल उस किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति बन जाए, तो फिर पूरा देश, पूरा सिस्टम, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे पहले उसकी उतने लोग जानते थे नहीं जानते थे, या कोई बड़ा योगदान था नहीं था, पर उस पद पर पहुँचते ही, क्योंकि ये सारा सब वो वैधानिक प्रकार से उस पद पर पहुँच रहा है, तार्किक प्रकार से, कानूनी प्रकार से, बौद्धिक प्रकार से, तो स्वतः ही सब उसके आदेशों का पालन करते हैं और उसकी जो सत्ता है वो वैधानिक सत्ता के रूप में मानी जाएगी, देखा जाएगा। तो आज ये आप सबके सहयोग से मैंने ये सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी के बारे में आपको बताया है। आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा, और इसके साथ ही मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा, और आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।